फिर भी वो समझ में नहीं आई है तो एक दो बार वापस उस वीडियो को देखिए तो आपको कोई नई बात सीखने को मिलेगी। आज उसका दूसरा भाग, 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। 3 महाद्वीप कौन कौन से थे उसके बारे में कल बात की थी। जो रोमन साम्राज्य था, रोमन साम्राज्य की जो बात हुई थी वह रोमन और ईरान और रोमन में हमेशा किसी न किसी बात को लेकर आपसी मनमुटाव और झगड़ा होता रहता था। लेकिन ईरान के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ही पड़ी थी। मेन पॉइंट अपना रोमन साम्राज्य था, उसके बारे में अपन ने देखा था। अब आगे जहाँ से कल क्लास समाप्त हुई थी वहाँ से शुरू करेंगे। महाद्वीप की कल बात की थी, महाद्वीप क्या होता है और फिर महाद्वीप में कौन कौन से देश शामिल हैं उनके बारे में बात हुई थी। अपन रोमन साम्राज्य में यूरोप, एशिया और अफ्रीका की बात कर रहे थे, साउथ अफ्रीका। और रोमन साम्राज्य कहाँ तक फैला हुआ था उसके बारे में बात की गई थी कि यूरोप, उत्तरी अफ्रीका और पश्चिमी एशिया तक फैला हुआ था। इस अध्याय में किन किन बिंदुओं पे बातें करेंगे उनके बारे में देखा था। फिर प्रमुख स्रोत को देखा था, पाठ्य सामग्री, प्रलेख और दस्तावेज, भौतिक अवशेष। पाठ्य सामग्री क्या है, दस्तावेज क्या है, अभिलेख क्या है और भौतिक अवशेष क्या है, उनके बारे में अच्छी तरीके से हमने अगले भाग में समझ लिया है। रोम साम्राज्य और ईरान साम्राज्य के बारे में भी पढ़ा था। अभी जो मैंने बताया कि आपसी तनाव था, एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते थे और फरात नदी उनको क्या करती थी, अलग अलग भागों में बांटती थी। फिर रोमन साम्राज्य को 2 चरणों में बांट कर देख सकते हैं, पूर्ववर्ती रोमन साम्राज्य और परवर्ती, जो अपन ने कल देखा था। आरंभिक काल जिसको पूर्ववर्ती काल कहते हैं। फिर रोमन साम्राज्य में एक सेना होती थी, एक सीनेट होता था। सीनेट क्या है उसके बारे में बात की थी। और सैनिक होते थे और सम्राट होता था। और धीरे धीरे सीनेट की जगह पे क्या आता है, सम्भ्रांत वंश। अब अपन ने कल यहाँ से क्लास छोड़ी थी। अब है तीसरी शताब्दी का संकट। तीसरी शताब्दी में रोमन साम्राज्य के अंदर क्या क्या संकट आता है उसके बारे में देखेंगे। पहली और दूसरी शताब्दी शांति, समृद्धि और आर्थिक विस्तार की प्रतीक थी। जो पहली शताब्दी और दूसरी शताब्दी थी वो शांतिपूर्ण ढंग से व्यतीत हुई, उसके लिए याद किया जाता है। वो शांतिपूर्ण था, समृद्धि थी और आर्थिक विस्तार की प्रतीक थी। लेकिन तीसरी शताब्दी में ऐसा नहीं था, उनमें किसी न किसी बात को लेकर तनाव आ जाता है, यानी आंतरिक तनाव के संकेत मिलते हैं। 225 ईस्वी में ईरान के आक्रमण वंश ससानी वंश, देखो एक ससानी वंश है जो ईरान का आक्रमण वंश, यानी ईरान जो है वो रोमन साम्राज्य पे क्या करता है, आक्रमण करता है। कौन से वंश द्वारा, ससानी वंश। तो उसके द्वारा रोमन साम्राज्य पे बार बार क्या किए जाते थे, आक्रमण किए जा रहे थे, ये आक्रमण किए जाते थे। ईरान के आक्रमण वंश द्वारा जो ससानी वंश है उसके द्वारा बार बार रोमन साम्राज्य पर आक्रमण किया जा रहा था। केवल 15 वर्षों के भीतर ये तेज़ी से फरात की दिशा में फैल गया। अब जो फरात नदी थी वहाँ पे धीरे धीरे और ईरान के जो ससानी वंश के लोग थे उन्होंने क्या कर लिया, कब्जा कर लिया, यानी उस दिशा में फैल गई। 3 भाषाओं में खुदे एक शिलालेख में ईरान के शासक शापूर प्रथम ने दावा किया था कि उसने 60,000 रोमन सेना का अंत कर दिया। यानी 3 भाषाओं में खुदा हुआ एक शिलालेख मिला है और उस शिलालेख में बताया गया है कि ईरान का एक शासक था जिसका नाम था शापूर प्रथम। शापूर प्रथम ने दावा किया था कि उसने 60,000 रोमन सेना का क्या कर दिया था, अंत कर दिया था। मतलब 60,000 रोमन की सेना को उन्होंने मार दिया था। ये 3 भाषाओं के खुद एक शिलालेख से पता चलता है कि ईरान के शासक शापूर प्रथम ने एक दावा किया था कि 60,000 रोमन सेना का अंत कर दिया। उनके पास सेना कितनी थी, कम से कम रोमन साम्राज्य के अंदर 6 लाख सैनिक थे, उनमें से 60,000 लोगों को ससानी वंश द्वारा ईरान के जो
मतलब ससानी वंश जो ईरान का था, उन्होंने 60,000 सैनिकों को मार गिराया। रोम साम्राज्य की पूर्व राजधानी एंटियोक पर कब्जा भी कर लिया, यानी रोम साम्राज्य की जो पूर्व राजधानी थी उसके ऊपर एंटियोक एक जगह का नाम है, और उसके ऊपर भी उन लोगों ने कब्जा कर लिया ईरान ने। कई जर्मन मूल की जनजातियाँ, यानी जर्मन के जो निवासी है, जर्मन मूल की जनजातियाँ एल्मनार्ड, फ्रैंक और गोत ने रायन तथा डेन्यूब नदी की सीमाओं की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। अब देखो, इस पार्ट में एक नई बात ये भी है कि ईरान के लोग तो रोमन के ऊपर कब्जा कर ही रहे थे, लेकिन जर्मन मूल की जो जनजातियाँ थी उन्होंने भी रोमन साम्राज्य पे कब्जा कर लिया। उन्होंने क्या किया है, यानी बाकी 3 जनजातियाँ इंपॉर्टेंट है, एल्मनार्ड, फ्रैंक और गोत। उन्होंने भी क्या किया, रायन और डेन्यूब नदी जो थी फ्रात नदी के आसपास, उन नदियों की सीमाओं की ओर बढ़ना शुरू कर दिया और उनके ऊपर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया, और रोमन साम्राज्य पर आक्रमण किया और कई क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। तीसरी शताब्दी में थोड़े थोड़े अंतर से अनेक सम्राट 47 वर्षों में 25 सम्राट जो थे वो सत्ता में, यानी कि पहले क्या होता था, बहुत समय तक एक ही शासक रहता था, लेकिन धीरे धीरे पहली और दूसरी शताब्दी तो शांतिपूर्ण ढंग से रही, लेकिन तीसरी शताब्दी में क्या हुआ कि 47 वर्षों में कम से कम 25 सम्राट बदल गए और वो सत्ता में आए। इससे ये पता लगता है कि इस अवधि में साम्राज्य का बेहद तनाव की स्थिति से गुजरना पड़ा। ये था तीसरी शताब्दी, और इससे पता लगता है कि इस अवधि में रोमन साम्राज्य जो था उसको बेहद तनाव की स्थिति से गुजरना पड़ा। अब आगे बात करेंगे लिंग, साक्षरता और संस्कृति। लिंग, एक तो होता है पुरुष और महिला, साक्षरता कितने पढ़े लिखे थे और उनकी संस्कृति किस प्रकार से थी, उसके बारे में देखेंगे। लिंग, साक्षरता और संस्कृति। उन दिनों एकल परिवार का चलन था, यानी कि एक तो होता है एकल परिवार, एक होता है संयुक्त परिवार। तो उस समय जो था रोमन साम्राज्य के अंदर एकल परिवार का ज़्यादा बढ़ावा था, यानी एकल परिवार का चलन था, जिसमें माता पिता और 2 बच्चे होते हैं, भाई और बहन, उनको कहते हैं एकल परिवार। दासों को परिवार में सम्मिलित किया जाता था, दासों को भी एकल परिवार में सम्मिलित किया जाता था। प्रथम सती ईस्वी पूर्व तक विवाह का रूप ऐसा था कि पत्नी अपने पति को अपनी संपत्ति हस्तांतरित नहीं किया करती थी। अब तो देखो, अब जैसे शादी होती है तो पत्नी की जो संपत्ति होती है वो पति की होती है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। विवाह का रूप ऐसा होता था कि पत्नी अपने पति को अपनी संपत्ति हस्तांतरित नहीं करती थी, यानी अपनी जो धन दौलत थी वो पति के नाम नहीं करवाती थी, हस्तांतरित नहीं करती थी, किंतु अपने पैतृक परिवार का मतलब अपने पिता का परिवार में वह अपने पूरे अधिकार बनाए रखती थी। यानी कि जब उसकी शादी हो जाती है, लेकिन शादी के बाद भी उसके पिता के परिवार पर उसका पूरा नियंत्रण होता था, पूरा अधिकार होता था, उसकी ज़मीन जायदाद का वो वारिस बन सकती थी। महिला का दहेज वैवाहिक अवधि के दौरान उसके पति के पास चला जाता है, यानी महिला का जब दहेज जो है वो वैवाहिक अवधि के दौरान उसके पति के पास चला जाता था, किंतु महिला अपने पिता की मुख्य उत्तराधिकारी बनी रहती थी। महिला जो है वो अपने पिता की जमीन की पूर्ण रूप से उत्तराधिकारी बनी रहती थी और अपने पिता की मृत्यु होने पर उसकी संपत्ति का स्वतंत्र मालिक भी बन सकती थी। ठीक है, तो ये अधिकार था जो आज के युग में नहीं है। रोम की महिलाओं को संपत्ति के स्वामित्व व संचालन में व्यापक कानूनी अधिकार प्राप्त थे, यानी कि वहाँ पर रोमन साम्राज्य में देखेंगे तो महिलाओं को भी पूरा अधिकार था, महिलाओं को अच्छी खासी कानून व्यवस्था प्राप्त थी, संपत्ति के ऊपर भी उनका अच्छा खासा अधिकार था। तलाक देना आसान था, तलाक आसानी से दिया जा सकता था, काम चालू साक्षरता होती थी, सांस्कृतिक विविधता समाज में मौजूद थी, सांस्कृतिक विविधता भी समाज में मौजूद थी। अब देखिए आर्थिक विस्तार। बंदरगाहों, खादानों, ईंट भट्टों, खानों, जैतून के तेल की फैक्ट्रियाँ आदि की संख्या काफ़ी अधिक थी। देखो, रोमन साम्राज्य के अंदर बंदरगाह भी बहुत थी। बंदरगाह का मतलब जो जहाज़ों के रुकने के जो स्थान होते हैं उनको कहेंगे बंदरगाह। खादान, जो खुदाई के दौरान जैसे सोना निकलता है, चांदी निकलते हैं तो उनको कहते हैं खादान। ईंट भट्टों, खानों, जैतून के तेल की फैक्ट्री आदि
काफ़ी संख्या में हमें वहाँ से मिली, यानी कि आदि काफ़ी संख्या में थी, जिनसे उसका आर्थिक आधारभूत ढांचा काफ़ी मजबूत था, यानी कि वो हष्टपुष्ट थे, उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी थी। स्पेन में जैतून का तेल निकालने का उद्यम 140 से 160 ईस्वी के वर्षों में अपने सर्वोत्कर्ष पर था। स्पेन में जैतून का तेल निकाला जाता था, जो उसका उद्योग था वो 140 से 160 ईस्वी के वर्षों में बहुत ऊपर तक पहुंच गया था। देखो ये सारी बातें मेरे कोई ये वीडियो जेल हाई स्कूल के कोई स्टूडेंट देख रहे होंगे तो उनको पता है, इसको मैंने उस 11वीं और 12वीं में बहुत अच्छी तरीके से इस क्लास को बताया, मतलब इस पार्ट को समझाया था स्पेन के बारे में, रोमन साम्राज्य के बारे में। तो उनको ध्यान होगा, उनको तो सिर्फ रिवीजन ही करना है, ये बात उनको बहुत अच्छी तरीके से बताई गई है। स्पेन में उत्पादित जैतून का तेल मुख्य रूप से ऐसे कंटेनरों में ले जाया जाता था जिन्हें ड्रेसर 20 कहते थे, ये भी बात बताई थी। स्पेन में उत्पादित जो यानी कि जो स्पेन के अंदर जो जैतून का तेल बनता था, उनको बड़े बड़े कंटेनर जो होते थे उनमें भरकर ले जाया जाता था, और जिन कंटेनरों में उसको ले जाया जाता था उनको ड्रेसर 20 कहते थे। स्पेन के तेल उत्पादकों और इतालवी तेल उत्पादकों के बीच प्रतिद्वंदिता थी, यानी स्पेन के तेल उत्पादक यानी जो तेल का जो व्यापार करते थे, जो व्यापारी थे, और जो इतालवी यानी जो इटली के तेल उत्पादक थे, उनके अंदर दोनों के बीच में एक प्रकार से प्रतिद्वंदिता यानी दुश्मनी थी। रोमन साम्राज्य में सुगठित वाणिज्यिक बैंकिंग व्यवस्था थी और धन का व्यापक रूप से प्रयोग होता था, यानी रोमन साम्राज्य के अंदर उद्योग तो था, इसके साथ में बैंकिंग व्यवस्था भी अच्छी थी। वहाँ पे लोगों को लेन देन पैसे किसको मतलब पैसों का हिसाब किताब रखना है, इसके लिए भी ये अच्छी व्यवस्था थी, बैंकिंग सुविधा, धन का व्यापक रूप से प्रयोग होता था। साम्राज्य के अंतर्गत ऐसे बहुत से क्षेत्र आते थे जो अपनी असाधारण उर्वरता के कारण बहुत प्रसिद्ध थे, जैसे इटली में कैंपेनिया, सिसिली, मिस्र में फ्यूम, गैलीली, मतलब ये सब बातें हैं जो मतलब ये कौन से क्षेत्र में क्या निकलता था इसके बारे में है, इसको आप पढ़ लीजिए, आगे बहुत अच्छी प्रकार से मैं समझाऊंगा। यानी कैंपेनिया में सबसे बढ़िया किस्म की अंगूरी शराब आती थी। सिसिली और बाइजेंटियम यानी रोम को भारी मात्रा में गेहूँ का निर्यात होता था, जैसे ये कैंपेनिया है तो यहाँ पे सबसे बढ़िया अंगूरी शराब यानी कि अंगूर से शराब बनती थी, वो बहुत अच्छा उद्योग था। सिसिली और बाइजेंटियम में वहाँ रोम को भारी मात्रा में गेहूँ का निर्यात होता था। गैलीली एक स्थान है, वहाँ पे गेन खेती यानी कि उपज जमीन थी, वहाँ अच्छी खेती होती थी। स्पेन का जैतून का तेल प्रसिद्ध था। स्पेन के दक्षिण में गुआडलक्विचिवीर नदी के किनारों के साथ साथ बसी जमींदारियों से आता था। इस प्रकार से ये तेल आता था। स्पेन के मोटे और सांदी की खानों में जल शक्ति से खुदाई की जाती थी, और पहले और दूसरी शताब्दी में बड़े भारी औद्योगिक पैमाने पर इन खानों से खनिज निकाले जाते थे, यानी कि स्पेन की जो खानें होती थी वहाँ से सांदी निकलता था और अच्छी खुदाई की जाती थी, और पहली और दूसरी शताब्दी में बड़े भारी पैमाने पर औद्योगिक पर इन खानों से खनिज निकलता था, यानी कि पहली और दूसरी शताब्दी में यह सांदी बहुत अत्यधिक मात्रा में निकलता था। रोमन साम्राज्य में श्रमिकों को पर नियंत्रण, श्रमिक का मतलब होता है जो मजदूरी करते हैं, मेहनत करते हैं, वो होते हैं श्रमिक। तो रोमन साम्राज्य में श्रमिकों पर नियंत्रण, दास प्रथा बड़े पैमाने पर थी। इटली में कुल जनसंख्या 75 लाख, ये डूडले लिखा हुआ है, ये इटली समझना। इटली में कुल जनसंख्या कितनी थी? 75 लाख, जिसमें से 30 लाख तो केवल दास थे, यानी 75 में से 30 लाख तो सिर्फ दास थे। रोमन साम्राज्य के अंदर इटली की बात करें तो इटली में कुल जनसंख्या कितनी थी? वह दास प्रथा बड़े पैमाने पर थी, यानी कि कितने? 30 लाख।
दासों को पूंजी निवेश के जरिए दासों को पूंजी निवेश के नज़रिए से देखा जाता था, यानी कि उनको वेतनभोगी के नज़रिए से देखा जाता था। उच्च वर्ग के लोग दासों के प्रति क्रूरतापूर्ण व्यवहार करते थे, यानी उच्च वर्ग के लोग, जो धनी लोग होते थे, जो पैसे वाले जो लोग होते थे, सर्वसंपन्न लोग होते थे, वो दास लोगों को बड़ी क्रूरता और अभद्र तरीके से देखते थे। लेकिन आम लोग दासों से सहानुभूति रखते थे, लेकिन जो मध्यम वर्ग के लोग होते थे या निम्न वर्ग के लोग होते थे वो उनके प्रति सहानुभूति रखते थे। दासों की कमी होने पर दास प्रजनन को प्रोत्साहन दिया जाने लगा। धीरे धीरे क्या हुआ कि ये उनके साथ बुरा व्यवहार करते थे, तो दासों की धीरे धीरे क्या होने लगी, कमी। तो दासों की कमी होने पर दास प्रजनन को प्रोत्साहन दिया जाने लगा कि रोमन साम्राज्य के अंदर बता दिया गया है और दासों को कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा किए जाएँ। दासों के काम का निरीक्षण किया जाने लगा ताकि कोई काम चोरी न करे, तो उनका निरीक्षण भी होता था। अब अगला पॉइंट जो अपन बात करेंगे, रोमन साम्राज्य में सामाजिक श्रेणियाँ किस प्रकार से थी, तो सामाजिक श्रेणियाँ के बारे में बात करेंगे। देखो, रोमन साम्राज्य को अपन दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है प्रारंभिक राज्य और दूसरा है परवर्ती राज्य। प्रारंभिक राज्य जो यानी कि जो प्रारंभ में जो पहले क्या था, सेनेटर यानी सीनेट होता था, अश्वारोही जो नाइट कहलाते थे, सम्मानित वर्ग होता था, निम्नतर वर्ग होता था और दास होता था। फिर धीरे धीरे उसमें क्या हुआ, बदलाव हुआ। फिर परवर्ती काल आ गया, उसमें सम्राट होता था, सम्राट के नीचे अभिजात वर्ग होता था, फिर मध्यम वर्ग होता था, फिर निम्नतर वर्ग होता था और फिर दास होते थे। तो ये प्रारंभ की बात है और ये परवर्ती काल की बात है। अब आगे देखिए, परवर्ती काल में 4वीं शताब्दी के प्रारंभिक भाग में कॉन्स्टेंटाइन प्रथम, यानी कि एक राजा आता है 4वीं शताब्दी में जिसका नाम था कॉन्स्टेंटाइन। एक राजा है कॉन्स्टेंटाइन, ठीक है। तो कॉन्स्टेंटाइन प्रथम के शासनकाल से आरंभ हुआ। 4वीं शताब्दी का जो प्रारंभिक भाग है वो कॉन्स्टेंटाइन एक राजा है, उसके शासनकाल से 4वीं शताब्दी का क्या होता है, आरंभ होता है। पहले दो समूह सेनेटर और नाइट या अश्वारोही एकीकृत होकर एक विस्तृत अभिजात वर्ग बन चुके थे, यानी कि कॉन्स्टेंटाइन प्रथम आ गया, उनके शासन होते ही प्रारंभिक यानी 4वीं शताब्दी का प्रारंभ हो गया परवर्ती काल में। और फिर क्या होता है कि पहले दो समूह जो थे कौन से, एक तो सेनेटर जो अपन ने अभी बात की, ये रहा सेनेटर और अश्वारोही, सीनेट और ये जो नाइट के जो लोग होते थे, ये दोनों क्या होते हैं, इसमें शामिल हो जाते हैं और शामिल होकर एक अभिजात वर्ग बनाते हैं। और ये परवर्ती रोमन अभिजात वर्ग अत्यधिक धनवान था। परवर्ती रोमन जो था वो अभिजात वर्ग जो था अत्यधिक धनवान हो जाता है, किंतु कई तरीक़ों से ये विश्व सैनिक सम्राट वर्ग से कम शक्तिशाली था। और धीरे धीरे क्या होता है कि विशुद्ध सैनिक यानी कि विशुद्ध सैनिकों से एक नया वर्ग बन जाता है जिसका नाम था सम्भ्रांत वर्ग, और जो था वो सीनेट से भी बहुत शक्तिशाली था, सम्भ्रांत वर्ग। और बहुत से शासक जो थे, मैंने कल बताया था कि बहुत से शासक थे, उनको सीनेट में रहना पसंद नहीं था, वो उसकी सदस्यता समाप्त करना चाहते थे और वो धीरे धीरे क्या होते थे, सम्भ्रांत वर्ग में शामिल हो जाते। मध्यम वर्गों में अब नौकरशाही और सेना की सेवा से जुड़े आम लोग शामिल थे। अब मध्यम वर्ग जो था उसमें नौकरशाही होते थे और सेना की सेवा करने वाले जो जुड़े हुए जो आम लोग होते थे वो मध्यम वर्ग में शामिल हो जाते थे, किंतु इसमें अपेक्षाकृत अधिक समृद्ध सौदागर और किसान भी शामिल थे। लेकिन मध्य वर्ग में किसान और समृद्ध सौदागर जो थे वो भी इसमें शामिल हो जाते हैं। उनसे नीचे भारी संख्या में निम्नतर वर्ग का एक विशाल समूह था, और इसके नीचे मध्यम वर्ग के नीचे एक था निम्नतर वर्ग, जो विशाल समूह था। उनमें सामूहिक रूप से निम्नतर वर्ग कहा जाता था। इनमें कौन कौन से आते थे निम्नतर वर्ग में, ग्रामीण श्रमिक यानी जो गांव के जो श्रमिक मजदूर हैं वो आते थे, औद्योगिक और खनन प्रतिष्ठानों के कामगार, प्रवासी कामगार जो अनाज तथा जैतून की फसल कटाई करते थे, ये निर्माण उद्योग के लिए, मतलब ये किसान लोग जो होते थे वो प्रवासी कामगार, या तो कोई प्रवासी कामगार जो
या तो क्या करते थे, खेती करते थे या जैतून की फसल की कटाई करते थे, निर्माण उद्योग का काम करते थे, अधिकांश श्रम की पूर्ति करते थे। ये सभी निम्नतर वर्ग में आते थे, जो इस डायग्राम में दे रखा है। परवर्ती साम्राज्य में प्रथम 3 शताब्दियों से प्रचलित सांधी आधारित मौद्रिक प्रणाली समाप्त हो गई। धीरे धीरे क्या हुआ, परवर्ती साम्राज्य के अंदर प्रथम 3 शताब्दियों की प्रचलित यानी धीरे धीरे सांधी पहले बहुत निकलती थी, पहली और दूसरी शताब्दी में धीरे धीरे चांदी की खान से सांधी निकलना बंद हो गई, यानी सांधी धीरे धीरे क्या हो गई, सांधी की कमी हो गई, इसलिए सांधी का सिक्का धीरे धीरे मौद्रिक प्रणाली यानी सांधी का सिक्का धीरे धीरे खत्म हो गया, क्योंकि स्पेन को खानों से चांदी मिलना बंद हो गई थी और सरकार के पास चांदी की मुद्रा के प्रचलन के लिए पर्याप्त चांदी नहीं रह गई थी। अब सरकार को चांदी चाहिए थी, लेकिन वो चांदी अब मिलना बंद हो गई थी, क्योंकि वहाँ के जो खान थी वहाँ पे अब चांदी मिलना बंद हो गई थी। फिर एक राजा आता कॉन्स्टेंटाइन, जो इसके बारे में आगे देखा है। कॉन्स्टेंटाइन ने सोने पर आधारित नई मौद्रिक प्रणाली स्थापित की। अब कॉन्स्टेंटाइन क्या कहता है कि अब चांदी नहीं है तो कोई नहीं, अब सोने के सिक्के चलाए जाए। तो उन्होंने सोने पर आधारित नई मौद्रिक प्रणाली, अब चांदी सोने की मुद्रा चलने लगी और परवर्ती समूह से पूरा काल में इन मुद्राओं को भारी मात्रा में प्रचलन रहा हुआ। धीरे धीरे परवर्ती समूह से यानी पूरा काल में भी धीरे धीरे सोने के सिक्के का प्रयोग होने लगा और इसका प्रचलन बढ़ गया। परवर्ती काल में वहाँ की नौकरशाही की उच्च तथा मध्यम वर्ग बहुत धनी थे। यानी परवर्ती काल में क्या होता है कि वहाँ के जो नौकरशाही जो थे या उच्च या मध्यम वर्ग के लोग जो थे वो बहुत धनी थे, क्योंकि उन्हें अपना वेतन सोने के रूप में मिलता था। अब धीरे धीरे पहले तो उनको चांदी के सिक्कों का वेतन मिलता था, अब धीरे धीरे उनको चांदी के सिक्कों का वेतन न मिलकर सोने के सिक्कों का वेतन मिलने लग गया और वे अपनी आमदनी का बहुत बड़ा हिस्सा जमीन जैसी परिसंपत्तियाँ खरीदने में लगाते थे। और जैसे उनकी सैलरी दूसरी आ जाती थी तो उनका जो कमाया हुआ धन जो थे वो अपनी संपत्तियाँ खरीदने में लगाने लगे। साम्राज्य में भ्रष्टाचार बहुत फैला था। रोमन साम्राज्य के अंदर भ्रष्टाचार भी बहुत था। न्याय प्रणाली और सैन्य आपूर्तियों के प्रशासन में उच्च अधिकारियों और गवर्नर लूट खचोट और लालच के कुख्यात हो गई। अब धीरे धीरे क्या होता है कि साम्राज्य के अंदर लालच होता है, लूट खसोट हो जाती है और ये ज़्यादा फैल जाता है और वह भ्रष्टाचार फैल जाता है। लेकिन सरकार ने इस प्रकार भ्रष्टाचार को रोकने के लिए हस्तक्षेप किया, लेकिन सरकार फिर बाद में क्या करती है, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए हस्तक्षेप करती है। रोमन राज्य तानाशाही पर आधारित था। अब यहाँ पे धीरे धीरे क्या होने लगी, तानाशाही, और तानाशाही तो पहले से ही थी तो उसमें तानाशाही फैलने लगती है। वह असहमति या आलोचना की कभी कभार ही बर्दाश्त किया जाता था। यानी रोमन राज्य इतना तानाशाही हो जाता है कि वह असहमति, वह शासक जो होते थे वो उनके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देती थी। कोई गलती करता था या असहमति प्रदान करता था या आलोचना करता था तो उनकी जो गलती थी वो कभी कभार ही बर्दाश्त की जाती थी, नहीं तो उनको दंड दिया जाता था। सरकार के विरोध का उत्तर हिंसात्मक कार्रवाई से देती थी। यानी सरकार के विरुद्ध कोई उत्तर होता था तो उसका भी जो उत्तर देना होता था वो हिंसात्मक कार्रवाई से दिया जाता था। लेकिन 4वीं शताब्दी तक आते आते रोमन कानून की एक प्रबल परंपरा का उद्भव हो चुका था और उसने सर्वाधिक भयंकर सम्राटों पर भी अंकुश लगाने का काम किया। सम्राट लोग अपनी मनमानी नहीं कर सकते थे क्योंकि रोमन साम्राज्य उनके ऊपर पूरा ध्यान केंद्रित किए बैठा था और नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए कानून मूल रूप से प्रयोग किया जाता था नागरिकों को अधिकार की रक्षा के लिए। पूरा काल रोमन साम्राज्य की अंतिम शताब्दी में उसके सांस्कृतिक परिवर्तनों पर क्या होता है नज़र डालेंगे। रोमन साम्राज्य की अंतिम शताब्दी यानी कि जो अंतिम शताब्दी, जैसे ये रोमन साम्राज्य का जब पतन होने के लिए आया तब उसके अंतिम शताब्दी में उसके सांस्कृतिक परिवर्तन क्या क्या हुआ। परवर्ती पुराकाल शब्द का प्रयोग रोम साम्राज्य के उद्भव, विकास और पतन के इतिहास की उस अंतिम दिलचस्प अवधि का वर्णन करने के लिए किया जाता है जो मोटे तौर पर
चौथी से 7वीं शताब्दी तक चली हुई थी। जब तक पहले हुई थी 7वीं शताब्दी से वे भी अनेक सांस्कृतिक और आर्थिक हलचलों से परिपूर्ण थी। सांस्कृतिक स्तर पर इस अवधि में लोगों के धार्मिक जीवन में अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन आए। उन्हें धर्म से जुड़े कोई न कोई परिवर्तन आए संस्कृति के अंदर, जिनमें से एक था सम्राट कॉन्स्टेंटाइन द्वारा ईसाई धर्म का राज धर्म बना लेने का निर्णय, और दूसरा था 7वीं शताब्दी में इस्लाम का उदय। यानी सम्राट कॉन्स्टेंटाइन जो राजा था उसका एक बात और बढ़िया लगी थी। उसने क्या किया कि धीरे धीरे ईसाई धर्म का राज धर्म बना लेने का निर्णय लिया, और धीरे धीरे क्या होता है कि दूसरा तथा 7वीं शताब्दी में इस्लाम का क्या हो जाता है, उदय हो जाता है। कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन जो सम्राट डायोक्लेशियन ने किए थे के समय में प्रारंभ हुए। कुछ ऐसे परिवर्तन जो एक सम्राट था जिसका नाम था डायोक्लेशियन। सम्राट डायोक्लेशियन ने देखा कि साम्राज्य का विस्तार बहुत ज़्यादा हो चुका है और उसके अनेक प्रदेशों का सामरिक और आर्थिक दृष्टि से कोई महत्व नहीं है, इसलिए उसने उन हिस्सों को छोड़कर साम्राज्य का थोड़ा छोटा बना लिया। यानी कि एक राजा था, जैसे ये एक राजा है जिसका नाम था डायोक्लेशियन, तो इसका एक ये साम्राज्य है, तो उसके मतलब ये साम्राज्य इस प्रकार से फैला हुआ है जैसे ये साम्राज्य है, ठीक है। तो अब जैसे ये वाले भाग कोई काम के नहीं है तो वो क्या करता था, उन साम्राज्यों को छोड़ देता था, उनके ऊपर से कब्जा छोड़ देता था, और जैसे जो क्षेत्र उनके काम में आता था उन्हीं क्षेत्रों का वो उपयोग करता था। और धीरे धीरे इतना बड़ा था तो इसने धीरे धीरे कब्जा हटाकर उन साम्राज्यों को छोटा कर लिया। किसने? डायोक्लेशियन ने। तो यही बात इसमें बताई गई है कि देखा कि साम्राज्य का विस्तार बहुत ज़्यादा हो चुका है, नहीं साम्राज्य बहुत बड़ा फैल गया है और उसके अनेक प्रदेशों का सामरिक और आर्थिक दृष्टि से कोई महत्व नहीं है। देखिए ऐसे बहुत से प्रदेश हैं जिनका कोई महत्व ही नहीं है, तो वो उन दृष्टि से कोई महत्व नहीं है, तो इसलिए उन हिस्सों को छोड़कर साम्राज्य को थोड़ा छोटा बना लिया। किसने? डायोक्लेशियन ने। उसने साम्राज्य की सीमाओं पर किले बनवाए। उसने साम्राज्य जो थे साम्राज्य के आसपास किले बनवा दिए, ये इस प्रकार से किले बना दिए, प्रांतों का पुनर्गठन किया और असैनिक कार्यों को सैनिक कार्यों से अलग कर दिया। असैनिक कार्य जो थे उनको सैनिक कार्य से अलग कर दिया। साथ ही उसने सेनापतियों को अधिक सहायता प्रदान कर दी। जो सेनापति थे उनको बहुत स्वतंत्रता दे दी, जिससे ये सैन्य अधिकारी अधिक शक्तिशाली समूह के रूप में उभर आए। सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने मौद्रिक क्षेत्र में कुछ परिवर्तन किए। देखो रोमन साम्राज्य के अंदर जो सोने के सिक्के चलाए थे वो थे इसी सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने। उसने क्या किया, सोने चांदी के सिक्के समाप्त हो गए तो सोने के सिक्के चलाए। मौद्रिक क्षेत्र में कुछ नए परिवर्तन किए। उसने सोलिडस नाम का एक नया सिक्का चलाया और सोने का जो सिक्का था उसका नाम दे दिया था सोलिडस। तो उन्होंने सोलिडस नाम का एक नया सिक्का चलाया जो 4.5 ग्राम शुद्ध सोने का बना हुआ था, और उस सोने के सिक्के का नाम था सोलिड्स। और जो 4.5 ग्राम शुद्ध सोने का होता था, ये सिक्का रोम साम्राज्य समाप्त होने के बाद भी चलता रह गया। यानी जब रोमन साम्राज्य का जब पतन हो जाता है तो उसके बाद भी ये रोम साम्राज्य के अंदर ये सिक्का चलता है। कॉन्स्टेंटाइन का एक अन्य नवाचार ये था कि एक दूसरी राजधानी कुस्तुनतुनिया का निर्माण, जहाँ तुर्की में आजकल इस्तांबुल नगर बसा हुआ है। यानी कि जो तुर्की जो देश है वहाँ पे एक इस्तांबुल नगर है, पहले इसे बाइजेंटाइन कहा जाता था। तो उसने क्या किया कि कुस्तुनतुनिया को भी एक अच्छी राजधानी बना दिया। तो ये भी उसका एक नया नवाचार था। ये नई राजधानी 3 ओर समुद्र से घिरी हुई थी, चूँकि नई राजधानी के लिए नई सीनेट की ज़रूरत थी, इसलिए 7वीं शताब्दी में शासक वर्गों को बड़ी तेज़ी से विस्तार हुआ। मौद्रिक स्थायित्व और बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण आर्थिक विकास में क्या आई, तेजी आई। औद्योगिक प्रतिष्ठानों सहित ग्रामीण उद्योग धंधों में व्यापार के विकास में पर्याप्त मात्रा में पूंजी लगाई गई। औद्योगिक प्रतिष्ठानों में सहित ग्रामीण क्षेत्रों में जैसे उद्योग धंधे होते थे, व्यापार होते थे, उनमें परिवर्तन होता था। विकास का मतलब परिवर्तन होता था। उनमें पर्याप्त मात्रा में पूंजी लगाई गई। इसमें तेल की मिलें,
यानी तेल की जो फैक्ट्री आते हैं, शीशे के कारखाने, जो कांच के कारखाने होते थे, पेंच की प्रेसें और तरह तरह की पानी की मिलें जैसी नई प्रौद्योगिकियाँ जो थी वो महत्वपूर्ण थी। धन का अच्छा खासा निवेश पूर्व के देशों के साथ लंबी दूरी के व्यापार में किया जाता था। धन का अच्छा खासा जो निवेश जो था पूर्व देशों के साथ लंबी दूरी के व्यापार में किया जाता था। वहाँ पे 2 नदियाँ थी, जैसे मैंने बताया फरात नदी है, तो उनके माध्यम से अच्छे से वहाँ पे क्या होता था, व्यापार होता था, जिससे ऐसे व्यापार का पुनरुत्थान हुआ। इन सभी के फलस्वरूप शहरी संपदा और समृद्धि में अत्यधिक क्या होती है, वृद्धि हो जाती है। शहरों में संपदा और समृद्धि में अत्यधिक वृद्धि हो जाती है, जिससे स्थापत्य कला के नए रूप विकसित हुए और भोग विलास के साधनों में क्या होती है, भरपूर तेजी आती है। शासन करने वाले कुलीन पहले से ही अधिक शक्तिशाली और अमीर हो गए। शासन करने वाले जो कुलीन वर्ग जो था या अधिक शक्तिशाली जो लोग थे वो अमीर हो गए। तत्कालीन समाज अपेक्षाकृत अधिक खुशहाल था, जहाँ मुद्रा का व्यापक रूप से इस्तेमाल होता था और ग्रामीण संप्रदाय भारी मात्रा में सोने के रूप में लाभ कमाती थी। तो धन्यवाद। आज की क्लास यहाँ पे ही समाप्त होती है। आई होप ये यूनिट आपको समझ में आई होगी। आज 3 महाद्वीपों में फैला साम्राज्य यूनिट समाप्त होती है। अगली यूनिट आगे देखेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।